हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीएड के वाइवा और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 2 डेज चलता है। तो 2 डेज चलने का उसका रीज़न होता है कि एक दिन आपका वाइवा के लिए होता है और दूसरा दिन आपका प्रैक्टिकल यानी कि टीचिंग के लिए होता है। कुछ कॉलेज में एक ही बच्चे का वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ लिए जाते हैं और कुछ कॉलेज में ऐसा करते हैं कि सभी बच्चों का एक दिन वाइवा ले लेंगे और फिर नेक्स्ट डे सभी बच्चों से टीचिंग करवा ली जाती है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे और कॉलेज पे कि किस कॉलेज का कब कराया जाएगा और सारे बच्चों का एक ही दिन वाइवा लेना है या कुछ बच्चों का आज ही टोटल काम निपटा देना है, वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों का, या फिर कुछ का। जैसे भी वो करते हैं वह उन पे डिपेंड करता है। हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस दौरान में। रिकॉर्ड तो आप सभी ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, और अगर अभी भी आपका रिकॉर्ड रहता है बीएड का तो प्लीज़ करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी रिकॉर्ड आपके कॉलेज से कहा गया है वो बना लीजिए, और जो बच्चे बीएड फाइनल ईयर के हैं वो अपनी पीपीटी भी तैयार रखें, क्योंकि उनको जो अपनी टीचिंग करनी है वो पीपीटी पे ही करनी है। इसके लिए आप 1 से 2 बार अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या तैयार करना है। बीएड के प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स, आप लोग अपना रिकॉर्ड लेके एग्जामिनर के सामने जाते हैं, और जब आप एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो कई कॉलेज में बच्चों को ग्रुप में भेजा जाता है और कई में एक एक बच्चा ही जाता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में बच्चों की संख्या कितनी है, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बुलाते हैं। अगर ज़्यादा संख्या है तो ग्रुप्स में बुला लेंगे 2-3 के, और अगर कम ही बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड आपके साथ होता है, और एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं तो उनके पास 2 से 3 स्कोप होते हैं जहां से वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। और एक बच्चे का वाइवा 2 से 5 मिनट तक चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे देते हैं और एग्जामिनर उनसे कितना सेटिस्फाई रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्कोप जो क्वेश्चंस पूछने का होता है वो होता है आपके अपने बातचीत से रिलेटेड, कि आपके अपने नाम बताइए, आपके फैमिली से रिलेटेड, आपकी जो स्टडी की हुई है आपने उससे रिलेटेड। दूसरा स्कोप होता है आपके कॉलेज से रिलेटेड, यानी आपके कॉलेज का पूरा नाम क्या है, शॉर्ट में क्या नाम है। इसके अलावा आपके कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है, आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपके कॉलेज में आपके एचओडी कौन है। तो ये चीज़ें आपको अपने कॉलेज के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है थर्ड स्कोप की। थर्ड स्कोप में आपसे पूछ सकता है कि आपने बीएड के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि आपको अपने बीएड का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, फिर चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपने बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप डायरेक्टली उन सब्जेक्ट्स के नाम ना बता के एग्जामिनर को बताएं कि सर हमने 3 तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट तरह के सब्जेक्ट हैं हमारे सीसी कोर कोर्सेज, जिनकी संख्या 8 है। सेकेंड तरह के सब्जेक्ट हैं हमारे पीसी पेडागोजिकल कोर्सेज, और जिनकी संख्या 6 हैं, जिनमें से 2 में हमारी टीचिंग आती है, जो हम टीचिंग स्कूल्स में जाके करते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप के हमारे सब्जेक्ट होते हैं ईपीसी, जिनमें कि हम प्रैक्टिकल वर्क करके सीखते हैं, और ये होती हैं हमारी फाइल्स। इनकी हमें फाइल्स भी बनानी होती है। इनको कहते हैं हम इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो जब आप इस तरह बताएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने सिलेबस को डीपली पढ़ा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनर के सामने जा रहे हैं और फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बीएड को लिखते कैसे हैं, तो कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएड को लिखा कैसे जाता है। तो आपको जैसे कि बीएड को मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। सारे कैपिटल लेटर्स या सारे स्मॉल लेटर्स ना बनाएं। जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह से आप जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बीएड का फुल फॉर्म भी कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा स्नातक। इसके अलावा मैंने अभी अभी बताया आपको कि बीएड में 3 तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। पहला होता है सीसी कोर्स, दूसरा होता है पीसी, और तीसरा होता है ईपीसी। सीसी का फुल फॉर्म कोर कोर्सेज, जिनकी संख्या 8 होती है। पेडागोजिकल कोर्सेज, जिनकी संख्या 6 होती है।
और उसके बाद आता है ईपीसी, जिनकी संख्या आपकी होती है 6। इस तरह से आपके 3 तरह के कोर्सेज आप बीएड में करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लेते हैं कि हम 2 दिन तक लेंगे आपका वाइवा और प्रैक्टिकल। तो वाइवा और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है? तो वाइवा में हम मौखिक रूप से परीक्षा करते हैं और प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल में आप जो भी आपने प्रैक्टिकली किया है, जो करके सीखा है, उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर उसको एग्जामिनर के सामने ही करके दिखाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है आपके बीएड के सब्जेक्ट्स की कंप्लीट नेम और उनके कोड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीएड में आपने कौन कौन से सीसी पढ़े हैं, कौन से पीसी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, और कौन कौन सी ईपीसी आपने फर्स्ट ईयर में बनाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और इसी वजह से थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपको अच्छे से मैनेज कर लेना है क्योंकि वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें 101 से लेकर 104 तक के कोड होते हैं। इनमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका 101 कोड के लिए होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। CC2 फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसका कोड होता है E102। CC3 होता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता के रूप में विकास, 103। CC4 होता है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, E104। इसके बाद आपको 2 पैडागोजी कोर्स करने होते हैं, PC1 और PC2। ये होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चे आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। और इनके कोर्सेज होते हैं और इनके जो कोड होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पैडागोजिकल कोर्स पर, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट की पैडागोजी ली हुई है। जैसे कि मेरे पास इंग्लिश था और सोशल साइंस था, तो इंग्लिश का कोड 204 था और सोशल साइंस का था, सॉरी फ्रेंड्स, इंग्लिश का कोड था 202 और सोशल साइंस का था 204। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट का कोड जरूर पता कर लें क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसा सकता है, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट के कोड सभी को पता रहते हैं कि 101 से लेके 104 तक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे PC5। देखिए फ्रेंड्स, पीसी कोर्सेज में से 1, 2 और 5 आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं, जबकि 3, 4 और 6 ये आपके सेकेंड ईयर में होते हैं। अब PC5 में आ जाती है आपकी प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर, यानी कि एक अध्यापक के रूप में कार्य करने की तैयारी, जो आप माइक्रो स्टिमुलेशन और आप मैक्रो टीचिंग में सीखते हैं, वो सब आ जाता है आपका PC5 में। इसके बाद आते हैं आपके EPC कोर्सेज, EPC1, EPC2, EPC3। EPC1 में होता है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, EPC2 में होता है आर्ट एंड एस्थेटिक और EPC3 होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स और इसका सिलेबस। तो बीएड सेकेंड ईयर में भी आपको 4 CC पढ़ने होते हैं, 05 से लेके 08 तक। तो CC5 आपका होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, और जो आपके कंपलसरी कोर्स होते हैं इनके कोड रहते हैं 301 से लेकर 304 तक। तो CC5 आपको पता चल गया। CC6 होता है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। इसके बाद आता है आपका CC7 यानी नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। इसका कोड होता है 303। इसके बाद आता है आपका कोर्सेज 08 वर्क एजुकेशन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी नई तालीम है इसका पूरा नाम बताइए। तो नई तालीम का पूरा नाम कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता। इवन कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि नई तालीम ही एक अलग सब्जेक्ट है और इसका यही नाम है। तो नई तालीम का ये नाम नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नई तालीम का पूरा नाम है वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। इसका कोड हमारा रहता है E304। इसके बाद आपका PC
3 आता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, और इसका कोड होता है 401। इसके बाद आपका आता है बीएड सेकेंड ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आप अपने ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मेरा था इन्वायरमेंट एजुकेशन और उसका कोड था 503। ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट एजुकेशन लेते हैं, और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप बताएंगे कि इन्वायरमेंट एजुकेशन का कोड है 503। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको PC6 में स्कूल इंटर्नशिप करनी होती है, जिसका नाम होता है मेगा स्कूल इंटर्नशिप। तो ये भी आपका PC6 होता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके EPC के कोर्सेज, कि आप EPC में क्या क्या करेंगे। तो EPC में आपको सबसे पहले EPC4, EPC5 और EPC6। EPC4 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, EPC5 है स्काउटिंग एंड गाइडिंग, और EPC6 है वर्किंग विद कम्युनिटी। फ्रेंड्स, EPC5 का नाम स्काउटिंग एंड गाइडिंग ही है, तो आप स्काउट और गाइड ना बताएं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज का पूरा नाम, आपके कॉलेज का कोड पूछ सकता है, आपके HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके प्रिंसिपल, और आपसे पूछ सकता है कि बीएड के दौरान आपने कौन कौन सी टीचिंग की है और कौन सी टीचिंग को आपने कहाँ पे किया है। तो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर के दौरान आप 3 तरह की टीचिंग करते हैं। सबसे पहली माइक्रो टीचिंग, जिसमें कि आप डिफरेंट 12 से 14 प्रकार की स्किल सीखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल, जैसे जुमलेस वेरिएशन स्किल, क्लोजर स्किल, और भी बहुत सारी स्किल्स इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा स्टिमुलेशन टीचिंग में आप अपने सहपाठियों को पढ़ाते हैं। तो सिमुलेशन टीचिंग वही होती है जिसमें कि आप 5 या 10 लेसन प्लान बनाते हैं और अपने ही क्लासमेट्स को ग्रुप बनाकर टीचिंग करते हैं, और फिर आपके टीचर आपको फीडबैक देते हैं। मैक्रो टीचिंग होती है, इसमें आप किसी स्कूल में जाकर 10 to 15 डेज के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे आपको 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। फिर आती है आपकी 4th टाइप की, जो कि मेगा इंटर्नशिप होती है, जो आप 16 वीक्स यानी 4 मंथ्स के लिए करते हैं, और ये आपकी होती है बीएड सेकेंड ईयर में। इसमें आपको 15 लेसन प्लान, पोर्टफोलियो, टीचर डायरी ये बनाना होता है, और एक एक्शन रिसर्च भी आपको करना होता है। तो ये चीज़ें आपको बीएड सेकेंड ईयर के दौरान करनी है। इसके अलावा आपसे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। तो माइक्रो टीचिंग के जनक है D.W. एरन, और ये 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA में इन्होंने शुरू की थी। भारत में माइक्रो टीचिंग के जनक है प्रोफेसर BK पासी। और सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है, माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है, वो 36 मिनट का होता है, और इसमें जो है 6 स्टेप होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप आपको पहले से करके रखना होता है, और जो सबसे लंबा स्टेप होता है वो होता है पुनर्परियोजना या पुनर्योजना, जो कि 12 मिनट्स का होता है। इसके अलावा सारे स्टेप 6 मिनट के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, और पुनर्बलन के जनक होते हैं BF स्किनर। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन आपके अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाता है, और ये 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फ्रेंड्स, कई बार नेगेटिव में बच्चों को ये बताया जाता है कि बच्चों को धमकाना, पीटना, आंखें दिखाना या उनको इस तरह से करना ही नेगेटिव इन्फॉर्मेंट कहलाता है, जबकि ये गलत है। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि आप बच्चे के अधिगम को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि आप बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिससे कि उसे अच्छा लगता है और वो अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकता है। नेगेटिव में क्या होता है कि जो उसकी स्टडी में बाधाएं आ रही होती हैं, जितनी भी बाधाएं होती हैं उनको आप दूर कर देते हैं। मान लीजिए एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए दूसरी क्लास से शोर आ रहा है, तो टीचर ने क्या किया, अपनी कक्षा का गेट बंद कर दिया, और ये जो गेट बंद किया और शोर आना बंद हो गया। तो ये टीचर ने क्या किया, ये टीचर ने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटा दिया, क्योंकि वो शोर जो है वो बच्चों को नकारात्मक रूप से उसके ऊपर ध्यान देने के लिए पुनर्बलित कर रहा था। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है आपके शिक्षा मंत्रालय का पूरा नाम। तो इसका वर्तमान नाम अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ही है, लेकिन बीच में राजीव गांधी ने इसका नाम बदल के MHRD मिनिस्ट्री कर दिया था।
यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था जब हम आज़ाद हुए। उसके बाद राजीव गांधी जी ने इसका नाम MHRD कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम माइक्रो टीचिंग के कुछ स्किल्स देख लेते हैं, जो कि लगभग 12 से 14 होते हैं, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आपके प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्यान कौशल, समापन कौशल। इसके अलावा फ्रेंड्स, जहाँ से आपने टीचिंग की उस विद्यालय का नाम, उसके प्रधानाचार्य का नाम, वहाँ पे आपके मेंटोर कौन थे, ये सब आपके पोर्टफोलियो में लिखा रहता है। तो टीचर आपसे ये पूछ भी सकता है। और अगर आपके कलीग्स ने भी वहीं की हुई है टीचिंग, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कलीग्स कुछ बताते हैं और हम कुछ बता देते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन की वजह से एग्जामिनर आपके नंबर कट कर सकता है। तो ये चीज़ें आप पहले से जानकारी रखें। अब एक क्वेश्चन जो कॉमनली सभी से पूछा जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो कक्षा में जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे। और चूंकि हमने लेसन प्लान बनाए होते हैं, तो हम तपाक से बोल देते हैं कि सर हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, जबकि आपको यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको वहाँ पे आंसर देना है कि सर हम सबसे पहले बच्चों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, उनकी विशेष को एक्सेप्ट करेंगे, देन हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे और देन अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है कि श्यामपट्ट पर कितने डिग्री के कोण के साथ खड़े होते हैं, तो ये होता है 45 डिग्री का कोण। इसके बाद फ्रेंड्स, आपसे टीचिंग एड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। यानी ऑडियो मतलब जिनसे हम केवल सुन के समझ सकते हैं, विजुअल जिनसे हम केवल देख के समझ सकते हैं, और ऑडियो विजुअल जिनसे कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि हमारा टीवी। इसके अलावा OHP का फुल फॉर्म ओवरहेड प्रोजेक्टर। और आप चूँकि PPT से पढ़ाने जा रहे हैं, तो PPT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और PPT के थ्रू आपको जो एज पर यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट्स के लिए टीचिंग करनी होती है, लेकिन एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता, तो आपकी टीचिंग 5 से 10 मिनट ही करवाई जाती है। इवन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तो 2 से 3 मिनट भी वहाँ पे टीचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं और ना ही वहाँ पे अच्छे से बोल पाते हैं। तो आपको रिलैक्स होके और कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी बात को अच्छे से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद कुछ हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी तक आई हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। अब आप 68 का उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 86। और सेकंड आई थी हमारी 86 में। इसमें जो एजुकेशन का पैटर्न रहा है वो रहा है 5+3+4, यानी कि 5वीं तक की, फिर 5वीं से 8वीं तक की, और फिर 8वीं से 12वीं तक। इसके बाद जो वर्तमान हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर आई है, इसमें हमारा एजुकेशन फॉर्मेट रहेगा 5+3+3+4। और 5 में क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन है आपकी नर्सरी टू सेकेंड क्लास की, फिर उसके बाद 2 से 5, फिर 5 से 8, देन 9 से 12। तो ये 3 से 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये फॉर्मेट रहेगा। आगे की शिक्षा की भी बात की गई है, लेकिन हम इसी तक की बात करेंगे। और ये वर्तमान में लागू हो चुकी है, और ये जो है 2030 तक पूरे भारत में प्रभावी हो जाएगी, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है MDM का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है मिड डे मील। और यह मिड डे मील जो योजना है ये वर्तमान में भी खबरों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदल दिया है। ये योजना लाई गई थी 1995 में, और मिड डे मील लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था तमिलनाडु। और 2002 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो मिड डे मील की योजना है ये सभी राज्यों में लागू कर दी गई है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो ये योजना है इसका वर्तमान नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको अपने स्टेट के भी याद करने होते हैं और सेंट्रल भी। तो सेंट्रल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो है डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, और यूपी के हमारे हैं श्री सतीश चंद्र द्विवेदी।
इसके अलावा शिक्षा क्या है? शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है जिसपे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, और ये एक मौलिक अधिकार भी है जिसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार यानी संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया, और ये वर्तमान में आर्टिकल 21 कै में रखा गया है। आर्टिकल 21 कै के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपसे शिक्षा की परिभाषा पूछ सकता है, तो फ्रेंड्स आपको बड़ी बड़ी परिभाषा या बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना है। आप सटीक से गांधी जी की या किसी भी एक से दो जो आपके राइटर हैं उनकी परिभाषा याद कर लीजिए। इसके अलावा आपसे शिक्षा के प्रकार पूछ सकता है, तो आप कहेंगे कि अगर हम अध्ययन के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और पाठ्यक्रम केंद्रित, जिनमें से जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि स्कूल में शिक्षा से संबंधित बच्चे के विकास के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार का विकास बच्चे का होता है स्कूल में, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, स्कोलैस्टिक एंड स्कोलैस्टिक। जो आपका शैक्षणिक होता है इसमें स्कोलैस्टिक में हमारा क्या होता है कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज हम बच्चे को देते हैं, और को स्कोलैस्टिक में आप बच्चे को करके सिखाते हैं। जितने भी आपके गेम्स वगैरह होते हैं वो सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब को स्कोलैस्टिक के ही पार्ट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का अर्थ सीखना होता है और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है वॉल यानी समग्र। इसके अलावा आपसे बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछ सकते हैं जो कि होता है IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA का अर्थ है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA का अर्थ है क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू 100। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि CA करके फिर MA किया, तो CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज और MA मतलब मेंटल एज और इंटू 100। और ये फॉर्मूला दिया था फ्रेंड्स किसने, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। MA इसमें विलियम स्टर्न ने दिया था, बाकी का आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्लूम के अनुसार सीखने के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये आपको पता होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने एस्पेक्ट होते हैं, और गांधी जी के अकॉर्डिंग ये 3H और 3R का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 3H का मतलब होता है हेड मतलब आपका माइंड, हैंड मतलब आपका क्रियात्मक पक्ष, और हार्ट मतलब आपका संवेगात्मक पक्ष। 3R फ्रेंड्स वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड 3R नहीं है, रीयूज रिसाइकल वाला 3R नहीं है, बल्कि ये है रीड, राइट और अरिथमेटिक। यानी कि इतनी बेसिक एजुकेशन आपको आनी चाहिए। आपको पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग फर्स्ट ईयर में भाषा की लैंग्वेज इफ़िशियंसी की फाइल्स बनाते हैं, तो आपको लैंग्वेज से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पता होने चाहिए, जैसे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो भाषा अर्जन आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं स्वचालित रूप से, क्योंकि जो भाषा आपके फैमिली में बोली जाती है आप उसको वैसे ही एक्वायर कर लेते हैं। इसके अलावा अधिगम करने में अंतर ये हो जाता है कि जो भाषा आप एक सिस्टमैटिक ढंग से सीखते हैं वो कहलाती है आपकी भाषा अधिगम। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा आपका मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि संप्रेषण का माध्यम है। 4 तरह के भाषा कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और ये बच्चे के डेवलपमेंट के साथ बच्चे में डेवलप भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम बच्चों को इन्हें इंटीग्रेटेड वे में सिखाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपकी फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पेडागोजी एज अ सब्जेक्ट रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है साउंड, और साउंड से ही आपके अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। तो इंग्लिश में आपकी 44 साउंड होती है, जिनमें से 20 वोवल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। वोवल साउंड से आपके 5 वोवल्स निकलते हैं, और जो आपकी 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं इनसे आपके निकलते हैं 21 कॉन्सोनेंट। इसके अलावा कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित 4 राष्ट्रीय संस्थान हमारे भारत में हैं,
जो कि फेमस है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप यानी श्रवण बाधित बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड यानी मानसिक रूप से बाधित बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान, तो ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपका है NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो कि आपके अस्थिबाधित बच्चे होते हैं उनका राष्ट्रीय संस्थान, तो ये कलकत्ता में है। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान, तो ये आपका देहरादून में है। अब आपसे फ्रेंड्स कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, ये फुल फॉर्म्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन, सीसी का फुल फॉर्म कोर कोर्सेज, पीसी का फुल फॉर्म पेडागोजिकल कोर्स, ईपीसी का फुल फॉर्म इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ईपीसी का फुल फॉर्म इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इसके बाद HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं निरंतर मूल्यांकन। SSA सर्व शिक्षा अभियान। RTE राइट टू एजुकेशन जो कि आपका 2002 में आया था 86वें संविधान संशोधन से, जिससे संबंधित आर्टिकल है आपका 21 कै यानी 21A। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और अभी तक 4 NCF फ्रेंड्स आ चुके हैं। लेटेस्ट हमारा जो आया था वो 2005 में आया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद आता है हमारा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद आता है आपका LKG एंड UKG। LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन। और फ्रेंड्स ये किंडरगार्टन जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खेल का मैदान, और ये जो पद्धति दी थी ये फ्रोबेल ने दी थी। IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वेशेंट, और नेट का होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आप PG के बाद देते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। NCERT 1961 में इस्टेब्लिश हुई। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए फ्रेंड्स ये सारे फुल फॉर्म्स आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। NCT 1994 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसके बाद आती है आपकी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि 1953 से 53 में इसका जो है वो अधिनियम आया था, और 56 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसमें कि बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा आपने प्राइमरी स्कूल्स में देखा होगा कि विद्यालय की दीवारों पर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, तो ये क्या है, ये बिल्डिंग का लर्निंग एड के रूप में यूज़ है। इसके बाद डाइट की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक मेल। टैट का फुल फॉर्म थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसके अलावा एक CAT भी होता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, और STM शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ और उनके जनक देखेंगे। तो एक सबसे पहले आती है ब्रेल विधि जो कि ब्लाइंड चाइल्ड्स के लिए यूज की जाती है, और ये जो है इस्टेब्लिश की थी लुइस ब्रेल ने। योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, इसको इस्टेब्लिश किया था किलपैट्रिक ने। डाल्टन विधि को हेलन पार्कहर्स्ट ने। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल द्वारा। खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक। और ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खेल खेल में पकाना सीख लिया या खेल खेल में कुकिंग सीख ली, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये अरस्तु ने फ्रेंड्स आपसे शिक्षण के सूत्र भी पूछ सकता है, तो ये आप बताएंगे कि सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन, निगमन से आगमन। बेसिक शिक्षा पद्धति ये गांधी जी ने दी। वेनेटी का विधि कार्लटन वॉशबर्न ने। इकाई उपागम HC मॉरिसन ने। वेनेटी का विधि कार्लटन वॉशबर्न ने। इकाई उपागम यानी यूनिट अप्रोच HC मॉरिसन ने। संवाद विधि प्लेटो ने। और फ्रेंड्स एक और विधि होती है समाजमिति विधि
ये J.L. मोरेनो ने इस्टेब्लिश की थी। ये आपको याद रखना है, समाज नीति विधि J.L. मोरेनो। इसके बाद कुछ शिक्षण के स्तर होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल बोध स्तर और रिफ्लेक्टिंग लेवल मतलब आपका चिंतन स्तर। इसके अलावा अभिकर्मित अनुदेशन B.F. स्किनर ने दिया। रेख्य अभिकर्मित अनुदेशन ये भी B.F. स्किनर ने ही दिया। इसके अलावा साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन ये N.A. क्राउडर ने दिया। जो शंकु प्रतिमान है, जो आपका कोन मॉडल है, ये एडगर डेल के द्वारा। बुनियादी शिक्षा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के 3H और 3R याद रखने हैं। 3H हैंड, हेड और हार्ट, और 3R रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। बुद्धि परीक्षण के पिता अल्फ्रेड बिने, इन्होंने पहला परीक्षण 1905-1908 में किया था। इसके बाद कुछ थ्योरीज हैं और उनके प्रतिपादक। पहली थ्योरी होती है आपकी प्रयास एवं भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने बनाई थी। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी, ये B.F. स्किनर ने बनाई थी। शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल लर्निंग, और ये बनाई थी आपके पावलोव ने। देखिए फ्रेंड्स, पावलोव ने जो थ्योरी दी शास्त्रीय अनुबंधन, इन्होंने इसमें एक डॉग पे प्रयोग किया था। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन नोबेल प्राइज साइकोलॉजी के क्षेत्र में नहीं मिलता। तो पावलोव को जो नोबेल प्राइज मिला था 1904 में, ये मिला था इनको डाइजेशन के ऊपर काम करने के ऊपर, यानी कि इनको साइंस में नोबेल दिया गया था और नोबेल प्राइज पाने वाले ये एकमात्र साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद आती है इनसाइट थ्योरी, जो कि कोहलर ने दी थी। इसको हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि सुल्तान नाम के वनमानुषों पर प्रयोग था। इसके बाद आती है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और ये उन्होंने बोबोडोल पे एक प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और फ्रेंड्स अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना देंगे। इस PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्लॉट का कार्यक्रम है आपका, इसमें आप अपना कॉलेज कोड देख लेंगे कि कब आपका प्रैक्टिकल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, मेरे को गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको अगर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है तो आप प्लीज़ इसको एडजस्ट करें और इग्नोर करें, कंटेंट पे फोकस करें। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आई होप आप अपने प्रैक्टिकल में, अपने वाइवा में अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।